Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to continue with the second lecture on intravenous infusion. We have already discussed steady state concentration, infusion rate, and time to reach steady state concentration and how it is affected by the half-life. Now, few clinical examples or the numericals. First numerical is an antibiotic has a volume of distribution of 10 liter. Okay, it means कि volume of distribution is drug का VD 10 liter है. And K of 0.2 per hour यानी elimination rate constant 0.2 per hour है. A steady state plasma concentration of 10 microgram per ml is desired यानी CPSS कितनी चाहिए 10 microgram per ml. The infusion rate needed to maintain this concentration can be determined as follows by equation. अच्छा, अब ये अगर हम जाएं तो ये जो R इज इक्वल टू सी पी एस एस के इंटू वी डी ये वाली इक्वेशन है. अगर हम पीछे जाते हैं तो हमें यही इक्वेशन दोबारा मिल जाती है, ये वाली, क्योंकि देखें यहाँ पे सी पी एस एस इज इक्वल टू आर अपॉन के वी डी है. जब ये के वी डी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है आर से, तो यहाँ पे आके इससे मल्टीप्लाई होगा. तो यही सिचुएशन वहाँ पर है, क्योंकि हमें आर मालूम करना है, सी पी एस एस गिवन है, वी डी भी गिवन है, के भी गिवन है, तो आर इससे हम मालूम कर सकते हैं. तो यही हम वहाँ पर कर रहे हैं. तो हमने क्या किया कि यहाँ पे वही सी एस एस 10 चाहिए, के 0.2 है, वी डी 10 लीटर है. अब क्योंकि ये माइक्रोग्राम पर एम एल, तो इसलिए हमने इसको लीटर को एम एल में कन्वर्ट कर दिया. अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये आएगा 20,000 माइक्रोग्राम पर आवर. तो इसको जब मैं 20,000 माइक्रोग्राम आएगा, इसको 1000 से डिवाइड करके मिलीग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 20 मिलीग्राम पर आवर में. लेकिन मैं आपको एक टिप देता हूँ कि ये 10 माइक्रोग्राम पर एम एल दिस इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम पर लीटर. यानी क्योंकि अगर माइक्रोग्राम को मुझे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं 1000 से डिवाइड करूँगा, और उसी तरीके से एम एल को जब लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड करूँगा. दोनों के 1000 एक दूसरे से नलीफाई हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये यूनिट खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगी मिलीग्राम पर लीटर में. और ये वैल्यू जो मैग्नीट्यूड होगा इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. यानी अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता आर इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम पर लीटर, यानी इसके बजाय 10 माइक्रोग्राम पर एम एल के बजाय मिलीग्राम पर लीटर, इंटू 0.2 पर आवर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इंटू 10 लीटर. तो अगर मैं ये कैलकुलेट करता फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती, और क्योंकि ये मिलीग्राम पर लीटर है, ये लीटर है, तो इसमें कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है. ये डायरेक्टली 20 मिलीग्राम पर आवर हमारे पास रिजल्ट आ जाता. नाउ एज्यूम द पेशेंट हैज़ ए यूरेमिक कंडीशन, यानी इसका किडनी फंक्शन डिक्लाइन हो गया, एंड द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हैज़ डिक्रीज टू 0.1 पर आवर, यानी के की वैल्यू 0.2 से कम होके 0.1 पर आवर हो गई. नाउ टू मेंटेन द सेम स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ 10 माइक्रोग्राम पर एम एल या 10 मिलीग्राम पर लीटर, व्हाट इज़ द न्यू इन्फ्यूजन रेट, यानी नया इन्फ्यूजन रेट क्या होगा. कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे इसी फार्मूले में बस इसकी जगह 0.2 की जगह 0.1 रख देंगे, तो हमारे पास न्यू इन्फ्यूजन रेट आ जाएगा 10 मिलीग्राम पर आवर. तो इस जब हम ये इन्फ्यूजन रेट रखें तो देखिए, तो इससे दोबारा सेम स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन इस्टेब्लिश होगी, लेकिन कम इसलिए किया है क्योंकि बॉडी से आउटपुट भी कम हो गया. सो व्हेन द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट डिक्रीज, जब हम एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट अगर डिक्रीज हो जाए, देन द इन्फ्यूजन रेट मस्ट डिक्रीज प्रपोर्शनेटली, यानी जितना जो है वो एलिमिनेशन रेट कम हुआ है उसी प्रपोर्शन से इन्फ्यूजन रेट भी कम करना चाहिए, ताकि टू मेंटेन द सेम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन. हाउएवर बिकॉज द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज स्मॉलर, that is T half is longer, the time to reach CSS will be longer. ये बात हम पिछली स्लाइड्स में भी देख चुके हैं कि अगर T हाफ ज़्यादा होगी तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट ज़्यादा हो जाएगा. इसी बात को वो वहाँ पे बता रहे हैं कि हाफ लाइफ ज़्यादा होगी तो टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट ज़्यादा हो जाएगा, हाफ लाइफ कम होगी तो टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट कम होगा. नाउ एन इन्फिनिटी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ नीडेड टू रीच स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल. ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है. यानी जब काफ़ी टाइम हो जाता है, लॉन्ग पीरियड हो जाता है, इनफाइनाइट टाइम हो जाता है, तो उस वक्त तक ड्रग की स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव हो जाती है. हाउ व्हेन इन प्रैक्टिस इट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल टू रीच 99% स्टेडी स्टेट लेवल. यूजिंग इक्वेशन 6.6 वी नो दैट CPSS या CSS इज इक्वल टू R अपॉन KVD. नाउ 99% स्टेडी स्टेट लेवल मीन्स this is 99% R upon KVD. Now in equation 6.2 क्या है, CP is equal to R upon KVD, यानी CP is equal to R upon KVD 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस KT. और अगर मैं ये CP को CPSS बात कर रहा हूँ
तो ये हो जाएगा 99% R अपॉन KVD, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना कि 99% CPSS है। तो ये इक्वेशन मैंने कहा कि 99% R अपॉन KVD है, ये भी R अपॉन KVD, वही जो इक्वेशन CP इज इक्वल टू R अपॉन KVD 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस KT है। और ये T कौन सा है? इनफाइनाइट टाइम वाला है। नाउ अब अगले स्टेप में क्या हुआ कि यहाँ पर ये R अपॉन KVD और R अपॉन KPD दोनों साइड के एक दूसरे से कैंसिल हो गए। यहाँ बचा 99% और यहाँ बचा 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस KT। अगले स्टेप में मैंने 99% को 100 से डिवाइड कर लिया, तो ये 0.99 यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पे ये वैल्यू 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस KT ये आ गई। अगले स्टेप में मैंने क्या किया कि ये देखें एक्सपोनेंट माइनस KT इधर माइनस का, तो इज इक्वल टू के इधर आके ये प्लस का हो गया, ये 1 अपनी जगह पर है, और ये 0.99 इधर प्लस का है, तो ये इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक्सपोनेंट माइनस KT एंड 1 माइनस 0.99, द आंसर इज 0.01। 0.01 मीन्स 1%। ठीक है, यानी अगर मैं दोबारा इसको परसेंट में कन्वर्ट करूँ, 100 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये 1% हो जाएगा। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ इस सिचुएशन पे, यानी ये एक्सपोनेंट माइनस KT और 0.01, यहाँ पे मैं लूँगा नेचुरल लॉग। जब मैं इधर नेचुरल लॉग लूँगा तो ln और एक्सपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ माइनस KT। ठीक है, ln और एक्सपोनेंट आपस में एक दूसरे के क्योंकि इन्वर्स होते हैं तो नलीफाई हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा इज इक्वल टू के उधर सिर्फ माइनस KT और इधर हो जाएगा ln 0.01। ओके, यही हमें अगली स्लाइड में नज़र आएगा। तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हुआ कि ये हमारे पास सिचुएशन निकल कर आ गई कि माइनस KT, यानी यहाँ पे माइनस KT इज इक्वल टू ln 0.01। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर है माइनस KT ln 0.01, ln 0.01 किया तो आंसर आया 4.61, यानी ln 0.01 इज इक्वल टू 4.61 माइनस में। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे कि ये हमारे माइनस KT है, ये माइनस और ये माइनस आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे बचा KT इज इक्वल टू 4.61। अब हमने क्या किया, T इज इक्वल टू 4.61 डिवाइडेड बाई K, क्योंकि यहाँ पे ये देखें K मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड होगा। तो वही वाली बात हुई कि ये जो है K जो है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। तो अच्छा, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन कौन से टाइम के लिए हम कर रहे हैं, T के लिए, 99% स्टेडी स्टेट के लिए, तो इसकी जगह मैंने 99% स्टेडी स्टेट लिख दिया। तो T 99% स्टेडी स्टेट इज इक्वल टू 4.61 K। अब K किसके बराबर होता है ना, K जो इज इक्वल टू 0.693 बाई T हाफ, तो K की जगह मैं लिख दूंगा 0.693 बाई T हाफ, जो कि मैंने किया 4.61 डिवाइडेड बाई 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ। अच्छा, जब मैंने 4.61 को 0.693 से डिवाइड किया तो मेरे पास इसका आंसर आया 6.65, और ये एज ए रूल ऑफ मैथमेटिक्स क्योंकि नीचे है, ये ऊपर आके इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, यानी जो भी यहाँ पे आंसर होगा, और यहाँ पे इसका आंसर है 6.65, लिहाजा ये ऊपर आके इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 6.65 मल्टीप्लाई बाय T हाफ। तो इस तरीके से ये हमने ड्राइव कर लिया कि टाइम टू अचीव 99% स्टेडी स्टेट इज इक्वल टू 6.65 हाफ लाइफ, जो कि हमने यहाँ पर किया था। ठीक है, यानी ये इस तरीके से ड्राइव हुआ है। इसी तरीके से हम 95% के लिए ये ड्राइव कर सकते हैं और 90% के लिए भी ये ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, बस फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे 95% रखेंगे, 90% में यहाँ पे 90% रखेंगे, तो फिर उस सूरत में जो हमारे पास फाइनल कैलकुलेशन के बाद जो रिज़ल्ट आएगा T 95% 4.32 T हाफ आएगा और T 90% 3.32 T हाफ आएगा। नाउ IV इन्फ्यूजन में बी यूज टू डिटरमिन टोटल बॉडी क्लियरेंस, इससे हम टोटल बॉडी क्लियरेंस भी मालूम कर सकते हैं इफ़ द इन्फ्यूजन रेट एंड स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इज नोन, क्योंकि देखें CPSS इज इक्वल टू R अपॉन KVD, ठीक है, और ये KVD इज इक्वल टू CLT के बराबर होता है। अगर मैं ये CLT को इधर ले आऊँ, CSS नीचे हो जाएगा, तो ये CLT इज इक्वल टू R अपॉन CSS, यानी R गिवन है, स्टेडी स्टेट गिवन है, तो मैं इससे ड्रग की क्लियरेंस भी, टोटल बॉडी क्लियरेंस भी निकाल सकता हूँ। नाउ न्यूमेरिकल, ए पेशेंट वॉज गिवन एन एंटीबायोटिक जिसकी हाफ लाइफ है 6 आवर बाय कॉन्स्टेंट IV इन्फ्यूजन एट ए रेट ऑफ 2 मिलीग्राम पर आवर, यानी R की वैल्यू हो गई 2 मिलीग्राम पर आवर। एट द एंड ऑफ 2 days, यानी 48 घंटे के बाद, द सीरम कंसंट्रेशन वॉज 10 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, यानी 48 आवर के बाद इसकी कंसंट्रेशन थी 10 मिलीग्राम
जो है वो पर लीटर। अच्छा, कैलकुलेट द टोटल बॉडी क्लियरेंस ऑफ द ड्रग। अब हम ये कह रहे हैं कि क्लियरेंस मालूम करने के लिए आर होना चाहिए और सी एस एस होना चाहिए। तो आर तो ये गिवन है, ये रहा 2 मिलीग्राम पर आवर। क्या ये 10 मिलीग्राम पर लीटर सी एस एस है? ये अभी चेक हो जाएगा। वो कैसे चेक होगा कि देखें, ये 6 घंटे इसकी हाफ लाइफ है ना, ठीक है ना। तो 6 घंटे का मतलब ये हुआ कि टाइम टू अचीव 99% स्टेडी स्टेट इज इक्वल टू 6, अगर मैं कह लूँ 7 6 42, यानी 42 घंटे के बाद जो है इसकी स्टेडी स्टेट अचीव हो गई होगी। तो ये तो 48 घंटे यानी 2 दिन। तो इसका मतलब है ये स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है, यानी 42 आवर के बाद की कंसंट्रेशन, क्योंकि प्लेट्यू अचीव हो गया होगा, स्टेडी स्टेट आ रही होगी, तो ये स्टेडी स्टेट है। तो हमारे पास आर भी है और सी एस एस भी है इन दोनों सिचुएशन में ये, ठीक है। आर भी है और सी एस एस भी है, तो इसलिए हमने सी एल टी कैलकुलेट किया। तो आंसर आया मेरे पास 0.2 लीटर पर आवर। 0.2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया ताकि एम एल में कन्वर्ट हो जाए, तो ये 200 ml पर आवर हमारे पास आंसर आ गया। यानी एम एल पर आवर में भी इस तरह से आंसर आ सकता है। नाउ इन्फ्यूजन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग पेशेंट एलिमिनेशन हाफ लाइफ, यानी देखें, एक तो एलिमिनेशन हाफ लाइफ कैलकुलेट करने का तरीका यानी टी हाफ मालूम करने का तरीक़ाकार ये है कि हमारे पास जो है वो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हो, यानी स्लोप हो, जिससे एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के मालूम कर लें। के मालूम हो जाएगा तो फिर फार्मूले से टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के जो हमने ग्राफ से निकाली हुई होगी उससे एलिमिनेशन हाफ लाइफ निकल कर आ जाएगी। लेकिन क्या हम इसमें आईवी इन्फ्यूजन में इस फार्मूले से भी क्या टी हाफ मालूम कर सकते हैं? द आंसर इज़ यस, हाँ मालूम कर सकते हैं। लेकिन कैसे? अब इसके लिए पहले यही इक्वेशन लिखी हमने। अच्छा, हमने कहा कि सी पी एस एस जो होता है आर अपॉन के वी डी के बराबर होता है। सी पी एस एस आर अपॉन के वी डी, ये भी हमने ड्राइव किया था। तो इसका मतलब हुआ कि इस आर अपॉन के वी डी की जगह मैं सी पी एस एस लिख सकता हूँ, क्योंकि आर अपॉन के वी डी किसके बराबर है? सी पी एस एस के। यही मैंने किया अगले स्टेप में। सी पी ये आ गया, इसकी जगह सी पी एस एस लग दिया और ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। इसके अगले स्टेप में मैंने सी पी एस एस को इससे मल्टीप्लाई किया, तो सी पी एस एस वन जार सी पी एस एस एंड माइनस की साइन ये आ गई, सी पी एस एस इंटू एक्सपोनेंट माइनस के टी, सी पी एस एस एक्सपोनेंट माइनस के टी, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो माइनस की वैल्यू थी इसको इज इक्वल टू के इधर ले गया, तो यहाँ हो गया ये सी पी एस एस एक्सपोनेंट माइनस के टी प्लस का। ये सी पी एस एस अपनी जगह है और ये सी पी यहाँ पे प्लस का था, तो यहाँ पे आके हो गया ये माइनस का, ठीक है। अगले स्टेप में मैंने ये किया कि ये सी पी एस एस माइनस सी पी को यहीं रखा और ये जो सी पी एस एस एक्सपोनेंट माइनस के टी था इसका जो सी पी एस एस है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इससे होल वैल्यू से डिवाइड होगा, यही किया है। तो यहाँ पे मेरे पास बच गया एक्सपोनेंट माइनस के टी और ये सी पी एस एस माइनस सी पी ये हो गया और इस होल वैल्यू से डिवाइड हो रहा है ये वाला सी पी एस एस यहाँ आके। तो अब ये हमने कर लिया। नाउ अब हम क्या करते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, यानी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे तो यही होगा कि ये नेचुरल लॉग जब लेंगे तो ये माइनस के टी हो रह जाएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंट ख़त्म हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग होल वैल्यू सी पी एस एस माइनस सी पी अपॉन सी पी एस एस, इसका नेचुरल लॉग हो जाएगा। जैसा कि आगे हम देख सकते हैं कि देखें इधर तो माइनस के टी रह गया और ये नेचुरल लॉग जो होगा इस पूरी सिचुएशन पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगले स्टेप में मैंने क्या किया कि ये जो टी है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, तो ये यहाँ पे आके 1 अपॉन टी हो गया, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी और ये नेचुरल लॉग की वैल्यू हमने एज इट इज़ यहाँ पर उतार ली। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे उतार ली। नाउ बाय दिस मेथड अब ये कह क्या रहा है कि इसमें सी पी एस एस क्या है, सी पी क्या है और टी क्या है। सी पी एस एस तो स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन है, के जो है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है। अब टी और सी पी क्या है, वेयर सी पी इज़ द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टेकन एट टाइम टी, यानी सी पी एस एस से पहले जो भी कंसंट्रेशन थी, यानी जिस टाइम पे आपने सी पी ली थी ये वो है। एंड सी पी एस एस इज स्टडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन। अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एन एंटीबायोटिक हैज़ एन एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ 3 to 6 आवर इन द जनरल पॉपुलेशन। एलिमिनेशन हाफ लाइफ इसकी 3 से 6 घंटे है, लेकिन एग्जैक्ट कितनी है यही हमें पता करनी है। ए पेशेंट वॉज गिवन एन आई वी इन्फ्यूजन ऑफ एंटीबायोटिक एट ए इन्फ्यूजन रेट ऑफ 15 मिलीग्राम पर आवर, यानी इसका आर की वैल्यू हो गई 15 मिलीग्राम पर आवर। ब्लड सैंपल्स वर टेकन एट 8 आवर एंड 24 आवर एंड प्लाज्मा ड्रग्स कंसंट्रेशन वर 5.5
एंड 6.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो अब अगर हम देखें कि ये 24 घंटे के बाद तकरीबन स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6.5 जो है स्टेडी स्टेट है और ये उससे पहले की है, यानी 8 घंटे पे 5.5 है। नाउ डिटरमिन द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। अब हमने इसी इक्वेशन में CPSS की जगह रखा 6.5 को, CP की जगह रखा 5.5 को, और क्योंकि 5.5 8 आवर की है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये CP जो है जिस टाइम की होगी उस वो टाइम रखा जाएगा जो कि 8 आवर है, तो T भी रख दिया, CPSS भी रख दिया, CP भी रख दिया। इसको कैलकुलेट करूँगा तो K आ जाएगा, K आ जाएगा तो उससे हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं जैसा आगे स्टेप में दिया गया है। बिकॉज द सेकेंड प्लाज्मा ड्रग लेवल सैम्पल वॉज टेकन एट 24 आवर, 24 डिवाइडेड बाई 6 इज़ द 4 हाफ लाइफ आफ्टर इन्फ्यूजन, यानी 95% स्टडी स्टेट अचीव हो चुका है। लिहाजा इसलिए हमने उसको कहा कि ये जो T हाफ है ये यानी 24 आवर की कंसंट्रेशन जो है वो स्टेडी स्टेट की है। नाउ बाय पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन द इक्वेशन, वो K इज इक्वल टू 1/8, क्योंकि 8 घंटे का T था, और CPSS 6.5, 8 घंटे का CP 5.5 डिवाइडेड बाई CPSS 6.5, इसको जब सॉल्व किया तो K की वैल्यू आ गई 0.234 पर आवर। हाफ लाइफ के लिए 0.693 डिवाइडेड बाई K, ये जो K की वैल्यू आई थी ये यहाँ पे रखी, आंसर इज़ हाफ लाइफ फाइनली कैलकुलेट होकर आ गई 2.96 आवर, यानी तकरीबन 3 घंटे। तो इस तरीके से हमने इसकी हाफ लाइफ निकाल ली। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, इफ़ द डिज़ायर्ड थेरेप्यूटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज़ 8 मिलीग्राम पर लीटर फॉर आवर पेशेंट। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, ये कंसंट्रेशन हमें 6.5 नहीं चाहिए स्टेडी स्टेट, बल्कि कितनी चाहिए, 8 मिलीग्राम पर लीटर चाहिए। ठीक है, सो व्हाट इज़ द सूटेबल इन्फ्यूजन रेट फॉर दिस पेशेंट। तो फिर अब इसकी R की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि पहले तो इसको हम दे रहे थे R 15 मिलीग्राम पर आवर, तो अब इसकी R की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 15 मिलीग्राम पर आवर से जो स्टेडी स्टेट आ रहा था वो 6.5 के करीब आ रहा था, और हमें चाहिए कितना अब 8, तो 8 के लिए R की वैल्यू क्या होगी। नाउ फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल द इन्फ्यूजन रेट वॉज 15 मिलीग्राम पर आवर। ठीक है, अज्यूम द सेकेंड ब्लड सैंपल इज एट स्टेडी स्टेट, यानी 6.5 पे लिया गया, तो फिर हम ज़रा उससे क्लियरेंस मालूम कर लेते हैं। CPSS इज इक्वल टू R/CLT और CLT इज इक्वल टू R/CPSS, तो उसमें R 15 था और CLT 6.5 था, CPSS 6.5 था, तो उससे मैंने ये निकाल लिया 2.31 लीटर पर आवर। नाउ अब इसी फार्मूले में मैंने क्या किया कि CPSS इंटू CLT किया, क्योंकि CLT जो होगा वो सेम रहेगा, R कुछ भी हो चेंज हो, CLT सेम रहेगा। तो मैंने क्या किया कि इसी इक्वेशन में R इज इक्वल टू, ये CLT यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ आके CPSS से मल्टीप्लाई होगा, तो R इज इक्वल टू CPSS इंटू CLT। CLT मैंने वही 2.31 रखा, CPSS क्योंकि अब मुझे 8 चाहिए तो 8 रखा, तो ये CLT इंटू CPSS यानी 2.31 इंटू 8, तो R की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई 18.48 मिलीग्राम पर आवर, यानी न्यू R होगा मेरे पास इन्फ्यूजन रेट 18.48 मिलीग्राम पर आवर, यानी पहले मैं 15 मिलीग्राम पर आवर दे रहा था, R इन्फ्यूजन रेट रखा था, अब बढ़ा दिया। ये बढ़ाया इसलिए है कि ताकि स्टेडी स्टेट 6.5 से बढ़ के 8 मिलीग्राम पर लीटर पर आ जाए। Now the next is the loading dose plus IV infusion one compartment model, but that we will discuss in the next lecture. Thank you very much.